हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आपको ये बात तो पता होगी कि कल यानी कि 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हो चुका है और 3 अप्रैल यानी कि आज राज्यसभा में बहस चलेगी, डिबेट होगा और जहां तक है राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। अब ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इस पे इतना विवाद क्यों उठ रहा है, उसको आज अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। और आपको ये बात भी याद होगी कि 2024 में यानी पिछले ही साल अगस्त के महीने में ये बिल लोकसभा में दोबारा आया था पहली बार, जब इस पे काफी विवाद उठा था। क्यों उठा था? क्योंकि 44 इसमें संशोधन लेकर आया गया था इस बिल के माध्यम से। अब ये 44 संशोधन थे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, काफी विवाद उठा था। तो विवाद उठने के बाद ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था कि आप ये सुनिश्चित करें कि ये जो 44 संशोधन इस बिल के माध्यम से आए हैं, क्या ये सही है या नहीं, और अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए। अब क्या हुआ, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल गया तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो अध्यक्ष थे वो थे जगदंबिका पाल। इन्होंने उस 44 संशोधन में से सिर्फ 14 संशोधन को ही मंजूरी दी। तो आप देखिए, जब अगस्त के महीने 2024 में ये 44 संशोधन आए थे, तो अब कहां 44 संशोधन और कहां अब 14 संशोधन ही रह चुके हैं। अब इस 14 संशोधन में से ऐसे कौन से संशोधन है जिस पे काफी विवाद हो रहा है? अपोजिशन पार्टी या बोले कि सारे के सारे जितने भी अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं, सब इस बिल को अपोज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये बिल पास होए, क्योंकि इसमें जो संशोधन लाया गया है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। तो क्या है वो संशोधन, आइए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। बट उससे पहले, अगर आप एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार एपीओ हो, उत्तराखंड एपीओ या यूपी एपीओ हो, तो हम एक अपना बैच लेकर आए हैं। ठीक है, ये बैच आपका 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसकी वैलिडिटी 1 साल तक मिलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। पूरे हफ्ते जो पढ़ाई कराई जाती है, एट द एंड ऑफ वीकेंड यानी कि सैटरडे को आपका इसका एग्जाम यानी टेस्ट लिया जाता है। आपको पूरा प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो जो संशोधन के माध्यम से चीजें आई हैं, उसको समझने से पहले हम पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ये वक्फ है क्या। ठीक है, जो मेरे भाई, जो मेरी बहन या जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, पहले उनको ये पता होना चाहिए कि वक्फ शब्द का मतलब है क्या, इसका अर्थ क्या है। देखिए, मुस्लिम लॉ में वक्फ का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम कर रहे हैं, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी अब भगवान के नाम पे दे दी गई है, चैरिटी कर दी गई है, गिफ्ट के माध्यम से दे दी गई है। क्यों? जिससे कि आपकी जो संपत्ति है वो अब आपके ही भाई लोगों को, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के हित के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वो संपत्ति इस्तेमाल करी जाएगी। तो वक्फ का मोटा मोटा मतलब यही है कि आप अपनी संपत्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अल्लाह के नाम कर देते हो, यानी कि दान कर देते हो, तो वो हो जाती है आपकी वक्फ। अब यहां पे क्या लिखा है, ये जो संपत्ति है ये आपकी चल संपत्ति भी हो सकती है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और अचल भी हो सकती है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। दस्तावेजीकरण की बात कर लेते हैं। अब देखिए, काफी लंबे समय से ना किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेजीकरण नहीं होता था किसी भी संपत्ति को लेकर। ठीक है, तो यानी कि पहले लंबे समय से जो भी संपत्ति वक्फ के नाम है वो रजिस्टर्ड है नहीं, दस्तावेजीकरण उसका है नहीं, तो वो भी हमारा वक्फ के नाम पे ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय से हम यूज करते हुए आ रहे थे। ठीक है, वक्फ संपत्ति गैर हस्तांतरित होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है तो उसको आगे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये आप बिल्कुल भी इस बात को ध्यान रखिए। और आपकी जो ये संपत्ति है ये ट्रांसफर क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम करी है, भगवान के नाम करी है, और क्योंकि भगवान के नाम करी है तो अब इस संपत्ति को आप ट्रांसफर किसी और के लिए नहीं कर सकते जो आपने संपत्ति दे दी है। वक्फ संपत्ति से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों की निधि के लिए होती है। देखिए, साफ सीधी सी बात है, आप अपनी संपत्ति जो वक्फ के नाम कर रहे हैं, यानी कि भगवान के नाम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि आपके कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनके हितों के लिए वो संपत्ति प्रयोग में की जाए। जैसे कि आपने उस संपत्ति में स्कूल बना दिया, अब उस स्कूल में मुस्लिम कम्युनिटी के जितने बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, पढ़ के आईएएस बनेंगे, अधिकारी बड़े बड़े बनेंगे, तो उस हित के लिए यूज होता है। या फिर आपने उस संपत्ति पे अपनी दरगाह बना दी, ठीक है, या आपने कोई भी ऐसी चीज कर दी जिससे कि आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो प्रोग्रेस करें, वो डेवलप करें, यानी आम जनता के हितों के लिए वो संपत्ति इस्तेमाल की जाती है। आप किसी भी प्रकार से अपने पर्सनल यूज के लिए वो संपत्ति यूज
नहीं कर सकते। ये होता है वक्फ का मतलब। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वक्फ बोर्ड क्या होता है, ठीक है। अब पहले हमने वक्फ समझा, अब हम समझ लेते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्य को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नामित किया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग समझते हैं बोर्ड होता है, ठीक है, तो ऐसी वक्फ बोर्ड होता है कि जितनी भी संपत्ति वक्फ में डाल दी गई है, ट्रांसफर कर दी गई है अल्लाह के नाम, अब उस संपत्ति की देखरेख करने के लिए तो हमें व्यक्ति चाहिए। तो वो जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति एक बोर्ड बनाते हैं। उस बोर्ड में कुछ सदस्य होते हैं जिनका काम यही होता है कि अलग अलग जो संपत्तियां हमें मिली हैं लोगों के हितों के लिए, उस संपत्ति की देखरेख करना, ठीक है। बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षण नियुक्त करता है, यानी कि हर एक संपत्ति की प्रोटेक्शन के लिए एक संरक्षण कर देगा कि भाई इस संपत्ति की देखरेख करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा ना हो कि भाई कोई और व्यक्ति आकर उस पर कब्जा करके लेके चला जाए। तो यह सुनिश्चित करने का काम भी वक्फ बोर्ड का ही है। वक्फ अधिनियम जो 1954 का है, प्रत्येक राज्य में एक अलग वक्फ बोर्ड गठन होता है। देखिए ये बात तो आपको पता होगा, जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हुआ है, ये 1995 का जो कानून है वक्फ एक्ट, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए बनाए। बट 1995 से पहले भी कानून था जो कि था 1954 का, ठीक है। ये जो 1954 का कानून है, ये कहता है कि हर एक राज्य में आपका वक्फ बोर्ड होगा। तो यानी कि भारत में जितने राज्य हैं, हर एक राज्य में आपका वक्फ बोर्ड होगा। और खाली यही नहीं है, सेंट्रल वक्फ परिषद भी है, यानी सेंट्रल वक्फ कमीशन भी है, ठीक है, जो कि 1964 का है। ये पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उस पर अपना कंट्रोल, उस पर अपनी निगरानी रखता है। तो ये बात आप समझ गए वक्फ बोर्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए, यानी जो संपत्ति वक्फ पे दान दी गई है, वो संपत्ति को देखरेख करने का जो काम है वो वक्फ बोर्ड का ही है। अब देखिए 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया और 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। 1954 का कानून था अगर हम ओरिजिनल देखें, फिर 1995 में एक नया अधिनियम आया, नया कानून आया, और ये जो नया कानून है इसमें 2013 में कुछ संशोधन किए गए थे। अब वो क्या संशोधन थे उसको समझते हैं। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार है। यानी कि यहां पे बोला गया था संशोधन के माध्यम से, जो 2013 में संशोधन किया गया था, कि वक्फ बोर्ड के पास ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ में ले सकता है, राइट। उसके बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ था ये संशोधन के बाद, वो विवाद समझते हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है, ये हमने पढ़ लिया। 1995 के अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि ऐसे मामलों के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि अगर आपने काफी ये मैटर देखा भी होगा पहले भी, कि आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां हैं, इतनी जमीन है, बाद में जब इनसे हिसाब किताब लिया जाता था कि आपने ये जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड में कहां से आई, इसका दस्तावेजीकरण दिखाएं या कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो वो मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो धारा है 2013 में जो संशोधन किया गया था, और दो संशोधन करके जो सेक्शन नंबर 6 को ऐड किया गया था, ये अधिकार दे देता था वक्फ बोर्ड को कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में ले सकते हो। यानी कि अब वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार है कि किसी भी संपत्ति को अपनी कम्युनिटी के हितों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। और अगर इसको आप चैलेंज करोगे तो आखिरी चैलेंज यानी लास्ट जो ऑप्शन है वो किसका मान जाएगा? वक्फ न्यायाधिकरण का। यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका कोई भी हस्तक्षेप इनके मैटर पे नहीं चलेगा। अब जब ये पता चला तो तब से ये विवाद उत्पन्न होने लगा, और इसी विवाद को देखते देखते वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यानी अमेंडमेंट बिल 2024 आया था, ठीक है, जो अभी कल आपका यानी कि 2 अप्रैल को पास हो चुका है लोकसभा से। अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति अब जान लेते हैं भाई, विवाद तो उत्पन्न हो गया, क्यों हुआ ये हम अच्छे समझ चुके हैं, सेक्शन नंबर 6 को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। अब संपत्ति कितनी है वक्फ बोर्ड की, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। देश भर में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं, ठीक है, पूरे देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं। इसमें से 9 लाख एकड़ की फैली संपत्तियों को नियंत्रित करती है। यानी कि जितनी भी 30 वक्फ बोर्ड है इनके पास 9 लाख एकड़ की संपत्ति है जिसकी देखरेख करते हैं, ठीक। और जिसकी अनुमान अगर हम कीमत लगाएं, ये जो 9 लाख एकड़ की जमीन है, इसकी आज की अगर हम कीमत लगाएं 1.25 लाख करोड़ की इसकी ये वैल्यू है। ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड के पास ये 1.25 लाख करोड़ की है। अभी ये इतना बड़ा अमाउंट है कि पूरे अगर हम बात करें भारत में सबसे ज्यादा जमीन जो है वो हमारे रेलवे के पास है, यानी इंडियन रेलवेज के पास सबसे ज्यादा जमीन है, ठीक है, होनी भी चाहिए, एक्सपेंशन है हमारे देश के हितों के लिए, तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की बात है वो है आर्मी के पास, ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पर आते हैं हमारी वक्फ बोर्ड। तो ये वक्फ बोर्ड इतनी संपत्ति लेके बैठा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएं,
ठीक है, ऐसे तो पता चला आपकी, अगर आप अपनी संपत्ति का ध्यान नहीं दे रहे हो 10-15 साल, पता ही नहीं है कि कोई कौन उस पे आ रहा है कौन नहीं जा रहा, और पता चले आपको कि आपकी जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड ने ले ली, ठीक। अब वक्फ बोर्ड से अगर पूछा जाएगा तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। क्यों? सेक्शन 6 में भी बताया था ना कि भाई सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में ले लेते थे, और आखिरी फैसला जो होता था वो वक्फ ट्रिब्यूनल का ही होता था। और वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन बैठता है? वक्फ बोर्ड के ही मेंबर्स। तो सिंपल सी बात है, कोई अगर संपत्ति ली है तो वो उसको जाने तो देंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा मैटर था। आई होप आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ना थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, यानी कौन से राज्य में सबसे ज्यादा संपत्ति लेके बैठे हैं वक्फ बोर्ड। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 27%, यानी अगर पूरे भारत की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा संपत्ति लेके वक्फ बोर्ड वाले बैठे हैं, ये बैठे हैं 27%। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 9% है, पंजाब की भी 9% के आसपास, तमिलनाडु 8, कर्नाटक 7, केरल 6, तेलंगाना 5, और अदर्स की अगर बात करें सब मिलाकर जो बचे 29%। तो एक लौता उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड ने अपने पास रखी हुई है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो अमेंडमेंट आया था, ये जो बिल आया था जिसको लोकसभा में पास कर दिया गया है, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं जिसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पहला है वक्फ का निर्माण, यानी कुछ चेंजेस किए गए हैं वक्फ में। क्या किए गए हैं वो समझते हैं। वक्फ अब केवल वही व्यक्ति बना सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हो। देखिए यहाँ पे साफ साफ एक लिमिटेशन लगा दी गई है उन व्यक्तियों पे जिन व्यक्तियों ने अपना धर्म चेंज किया, यानी धर्म चेंज कर वो मुसलमान बने हैं। अब मुसलमान बनने के बाद आप अपनी संपत्ति सीधा वक्फ को नहीं दे सकते। ये साफ साफ लिमिटेशन लगा दी गई है कि अगर आपको अपनी संपत्ति वक्फ को देनी है तो जब आप मुसलमान बने हो तब से लेकर आपको 5 साल हो जाने चाहिए। तो जैसे ही 5 साल आपके कंप्लीट हुए तब आप अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकते हैं। ये एक बात करी गई है संशोधन के माध्यम से। वक्फ बनाने वाले को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। अब ये भी बात सही है कि अगर आप भाई कोई संपत्ति दान दे रहे हो तो आप जब भी तो दान दे सकते हो जब आप उस संपत्ति के मालिक हो। तो आप उस संपत्ति के मालिक होने चाहिए और आपको 5 साल हो जाना चाहिए मुसलमान धर्म को निभाते निभाते, ठीक है। अब देखिए जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपका यही है, वक्फ बाय यूजर। अब ये वक्फ बाय यूजर क्या है? वक्फ बाय यूजर बात करता है कि आपने कोई भी कोई भी जमीन, कोई भी संपत्ति लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो, अभी किसी भी तरीके से दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है, कोई भी रजिस्ट्रेशन उस संपत्ति की नहीं हुई, पर आप उसको लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो। जस्ट बिकॉज आपने इतने लंबे समय से इस्तेमाल किया है तो वो आपकी हो गई है वक्फ संपत्ति। अब इसी चीज में आपकी सरकारी भूमि भी आती है। भाई सरकारी भूमि है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तो सरकार की है, आप स्वामित्व हो नहीं, आपका अधिकार है नहीं, पर आप लंबे समय से इस्तेमाल करते हो आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपकी वक्फ हो गई, वो आपकी वक्फ संपत्ति में आ गई, नहीं। तो ये भी एक वक्फ बाय यूजर को चैलेंज किया जा रहा है अलग अलग पार्टीज के द्वारा कि ये सही नहीं है। पर वहीं अगर हम बात करें एनडीए सरकार की या कांग्रेस सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनका यही कहना है कि वक्फ बाय यूजर को भी हमें हटाना है। यानी कि लंबे समय से जो संपत्ति को आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसका आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कहां से वो संपत्ति आई, किसने दी, आपको कुछ नहीं पता, तो ऐसी संपत्ति को हम वापस ले सकते हैं। ये इस दस्तावेज में लिखा हुआ है। वक्फ अलाल औलाद, ठीक है, महिला उत्तराधिकारी को वंचित नहीं कर सकता। अब देखिए वक्फ अलाल औलाद की भी बात करी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संपत्ति है किसी के पास, उस संपत्ति में भाई अगर कोई जेंट्स है, ठीक है, वो अगर जेंट मर गया तो अब वो जो संपत्ति बचती थी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, वो संपत्ति वक्फ बोर्ड अपने पास रख लेता था। पर अब यहां पे बात करी गई है कि अगर कोई मर गया है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अगर आपकी फैमिली में कोई महिला है तो वो महिला उत्तराधिकारी उस संपत्ति को ग्रहण कर लेगी। वो संपत्ति वापस वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगी किसी भी 3 हालत में। तो ये तो 3, मतलब अगर हम बात करें सबसे बड़े मुद्दे तो यही हैं, वक्फ अलाल औलाद, वक्फ बाय यूजर, और आपका ये जो अगर आप 5 साल आपको धर्म निभाते हो गए और आप उस किसी संपत्ति के मालिक हो तभी आप वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दान दे सकते हो। दूसरा मुद्दा अगर हम बात करें वक्फ सर्वेक्षण की, ठीक है, अब यहां पे सर्वे किया जाएगा। अब सर्वे में क्या दिक्कत है उसको समझते हैं। सर्वे आयुक्त को हटाकर जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब पहले सर्वे कमिश्नर होता था, अब सर्वे कमिश्नर को हटाकर
कौन सर्वे करेगा? अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर्वे करेगा। तो विपक्ष लोगों का कहना है कि सरकार अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही यहाँ पे सर्वे कमिश्नर बना रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो सरकार के हित में ही बोलेगा, सरकार की आवाज ही है। तो यहाँ पे भी इस मुद्दे पे भी काफी चर्चा हो रही है, काफी विरोध हो रहा है। दूसरा है सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा। अब देखिए, कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में चिन्हित किया गया हो, वक्फ नहीं माना जाएगा। कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि मैंने आपको बताया था वक्फ बाय यूजर, यानी लंबे समय से अगर आप कोई सरकारी भूमि को वक्फ के नाम पे इस्तेमाल करते हो आ रहे हो और आपके पास कुछ दस्तावेज नहीं है, तो ऐसे में अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो डीएम है, वो उसका पहले सर्वे करेगा, ठीक है, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर राज्य सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भेजेगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है किसका आदमी? सरकार का, तो वो सरकार के हित में बोलेगा। तो इस यहाँ पे भी काफी बड़ा मुद्दा इस मैटर पे उठ रहा है। केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना। परिषद में अब गैर मुसलमान सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, यानी कि अब इस मेंबर्स में, इस बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स भी होंगे, ठीक है। पहले तो सारे मुस्लिम्स ही होते थे, जितने भी मेंबर्स होते थे सारे के सारे मुस्लिम्स होते थे, पर अब मुस्लिम्स के साथ साथ नॉन मुस्लिम्स मेंबर भी इस वक्फ बोर्ड में होंगे, यहाँ पे बात करी गई है। कुल 22 सदस्यों में से अधिकतम 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यानी कि जो 22 सदस्य हैं उसमें मैक्स टू मैक्स 12 ऐसे लोग होंगे जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, ठीक। यहाँ पे ये चेंज किया गया क्योंकि पहले तो भाई सारे मुस्लिम्स होते थे, बट अब मुस्लिम्स के साथ साथ आपकी नॉन मुस्लिम्स मेंबर भी इस वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना। बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम्स मेंबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि स्टेट, अगर आप स्टेट वक्फ बोर्ड में हैं तो कम से कम 2 तो नॉन मुस्लिम्स मेंबर होंगे, ठीक है। 11 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, महिला सदस्य भी आपकी शामिल की जाएंगी। वक्फ बोर्ड में पहले कोई महिला सदस्य नहीं होती थी, पर अब बोल दिया गया है कि कम से कम 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन। अब यहाँ पे वक्फ ट्रिब्यूनल का दोबारा से पुनर्गठन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है उसको समझते हैं। मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया है। अब जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और दूसरा सदस्य राज्य सरकार का संयुक्त सचिव होगा। यानी कि जो पहले ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल में जो भी आपका कोई भी एक मिनट, कानून, मुस्लिम कानून का जो विशेषज्ञ यानी कि जो एक्सपर्ट है मुस्लिम लॉ को समझने में, उसके बारे में जो जानता है, उसको इस ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी विवाद होता था तो मुस्लिम आपका वक्फ ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल माना जाता था, और उस वक्फ ट्रिब्यूनल कौन बैठता था? वो व्यक्ति बैठता था जो एक्सपर्ट होता था मुस्लिम लॉ में। अब इस एक्सपर्ट वाले व्यक्ति को हटाकर किसको बना दिया गया है? जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश, उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति है, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है। राज्य का आपका राज्य सरकार का जॉइंट सेक्रेटरी, वो भी इस ट्रिब्यूनल का मेंबर होगा। तो इस ट्रिब्यूनल कौन होंगे? 2 मेंबर होंगे, एक तो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और आपके राज्य के जॉइंट सेक्रेटरी होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती। अब देखिए, जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता था वो पहले क्या होता था? अंतिम होता था, आप किसी भी प्रकार से कोई चुनौती नहीं दे सकते थे। बट अब यहाँ पे संशोधन कर दिया गया, अब आप चुनौती दे सकते हो। कितने दिन के अंदर? 90 दिनों के अंदर। और कहां दोगे? हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास जाओगे 90 दिन के अंदर, अगर आपको लगता है कि अगर ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो सही नहीं है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसके बारे में काफी मतलब विरोध किया जा रहा है कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो अमेंडमेंट है, ये किसी प्रकार से सही नहीं है। अब प्रमुख मुद्दे और देख लेते हैं। वक्फ प्रशासन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी। भाई पूरा वक्फ में कौन होते थे? मुस्लिम्स होते थे, अब गैर मुस्लिम्स भी आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हमारी जो मेजोरिटी थी उसको कम किया जा रहा है, गैर मुस्लिम को ऐड कर कर। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो रहा है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल में मुस्लिम कानून विशेषज्ञों को हटाना। भाई जो ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल कौन बैठता था? वो व्यक्ति जिसको एक्सपर्टीज थी किस चीज में? मुस्लिम लॉ में। भाई मुस्लिम लॉ के बारे में जिसको पता है वही तो ट्रिब्यूनल बैठेगा। बट अब क्या कर दिया गया? अब डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ जॉइंट सेक्रेटरी भी बैठेंगे। तो ये भी एक मुद्दा बन चुका है। वक्फ निर्माण के लिए 5 साल का इस्लामिक प्रैक्टिस की शर्त, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। इसको देखिए, बनाने के पीछे उद्देश्य ये हो सकता है कि हमने जोर जबरदस्ती करके अगर किसी व्यक्ति को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया, या कोई व्यक्ति अपनी ही मर्जी से कन्वर्ट हुआ है, तो कन्वर्ट होते ही आपकी जितनी भी संपत्ति है आप वक्फ बोर्ड को ना दे दें। तो अगर आप ये चीज बचाना चाहते हैं तो 5 साल का आप पे टाइम पीरियड लगा दिया गया है कि अगर आपको धर्म लेना है, मुस्लिम धर्म को अपनाना है, बिल्कुल अपनाएं, सब फ्री है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। पर 5 साल का पीरियड अब आप देखो, आप 5 साल उस धर्म को निभाओ, उसके बाद आप अपना कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में दे सकते हैं। तो इस चीज पे भी बड़ा मुद्दा उठ रहा है। सरकारी संपत्तियों पे वक्फ का दावा हटाना। अब वक्फ बाय यूजर जो आपको मैंने समझाया था,
यहाँ पे ये बोला गया है जितनी भी सरकारी भूमि है जिस पे वक्फ अपना अधिकार जमाता है उसको उस सरकारी जमीन को वापस लेना, ये भी बताई गई है। और इसी चीज को लेकर ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो बार बार लोकसभा में अपोज किए जा रहे थे दूसरे लीडर्स के द्वारा, बट आपका कल ही ये चीज पास हो चुकी है और आज यानी कि 3 अप्रैल को राज्यसभा में ये बिल पेश होगा और जहां तक है पास हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, एक चीज और बोली गई है कि जब ये कानून बन के तैयार हो जाएगा यानी प्रेसिडेंट साहब अपने हस्ताक्षर कर देंगे और आपका जो बिल है ये कानून में तब्दील हो जाएगा। अब कानून में तब्दील होने के बाद यहां पे बोला गया है कि 6 महीने के भीतर भीतर वक्फ में जितना भी डाटा है कि ये संपत्ति आई है उस व्यक्ति ने दी है, वहां की संपत्ति, जितना भी डाटा है वो सारा डाटा आपका रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। और अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो सरकार की है उस संपत्ति के रिगार्डिंग डीएम साहब अपनी रिपोर्ट तैयार करके राज्य सरकार के पास भेजेंगे। ठीक है, विशेष रूप से विधेयक ने प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित किया है कि पोर्टल पर पंजीकरण न करने के परिणाम स्वरूप वक्फ भूमि से जुड़े किसी अतिक्रमण या विवाद के मामले में अदालत जाने का अधिकार खो दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे साफ साफ बोला है कि अगर आपने किसी की संपत्ति ली उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया तो जो संपत्ति जिसकी थी वो वापस उसके पास चली जाएगी, आप अब अदालत जाकर उस संपत्ति को क्लेम नहीं कर सकते। अब एक चीज और बोली गई है यहाँ पे बोला गया है कि देखिए इतना डाटा होगा वक्फ बोर्ड के पास, हो सकता है कि ये भी संभावना हो कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको रजिस्टर्ड ना किया जाए। तो अगर किसी भी कारणवश आप 6 महीने के अंदर रजिस्टर नहीं किए करते हो तो आपको थोड़ा टाइम और मिलेगा कि आप ठीक है डाटा बहुत सारा है, 6 महीने हो सकता है कि ना रजिस्टर्ड हो तो कुछ समय आपको और दिया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक से संबंधित संवैधानिक प्रावधान एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। अब देखिए कुछ चीजें देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से हम कैसे इस चीज को रिलेट कर सकते हैं और कुछ आपके जजमेंट्स भी हम देखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 14 समानता का अधिकार के बारे में बात की गई है। विपक्ष का तर्क है कि यह विधेयक भेदभाव करता है और कानून की समान सुरक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी की यहाँ पे बात करी गई है अपोजिट पार्टीज के द्वारा। अनुच्छेद 25 जो कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि भाई जिसका जो अधिकार है, जिसकी जो स्वतंत्रता है, आपको जो धर्म अच्छा लगता है आप उसमें चेंज हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि वक्फ संपत्ति धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी होती है इसलिए कोई भी विनियमन धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का, जिससे संपत्ति प्रबंधन भी शामिल है, संचालन करने का अधिकार दिया गया है आपके अनुच्छेद नंबर 26 में। और अनुच्छेद नंबर 300 क्या बोलता है? संपत्ति का अधिकार। क्या बोला गया यहाँ पे? किसी व्यक्ति को विधि द्वारा अधिकृत किए बिना उसकी संपत्ति पर वंचित किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति के अधिग्रहण या नियंत्रण से संबंधित मुद्दे इस अनुच्छेद के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, कुछ आपके आर्टिकल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की। ठीक है, पहला है हमारा अजीज बशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1968 का ये केस है। क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि धार्मिक संस्थानों को अनुच्छेद 26 के अंतर्गत पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्य द्वारा युक्ति संगत नियंत्रण मान्य होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया था इस वाले केस में। दूसरा केस है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड बनाम शुभान शाह, 2009 का केस है। न्यायालय ने वक्फ संपत्ति के अवैध कब्जे या दुरुपयोग को नियंत्रण करने की आवश्यकता पर बल दिया था। राइट, तो ये अभी दो आपने केसेस पढ़ लिए। तीसरा है हमारा इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धार्मिक संपत्ति और भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राज्य द्वारा युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के द्वारा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम गोपाल विशारद, ठीक है, अयोध्या निर्णय वाला केस है 2019 का। यहाँ पे बोला गया था वक्फ बोर्ड की वैधानिक स्थिति को स्वीकार किया गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप जुडिशियल या एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आप एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से जो अमेंडमेंट लेकर आए गए हैं इस बिल के द्वारा, किन किन पे मुद्दे उठ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।